खैर तदफीन का बंदोबस्त करते हैं, उसको दफन करके मैं घर पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा नाना, मेरी नानी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन वो जंजीरों में जकड़े खड़े हैं। मतलब जब मैं उनके सामने जाके माफिया मांगता हूँ तो वो जिस तरह सरिया गर्म होता है उससे मुझे जलाना शुरू करते हैं। इतना शदीद जलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जहन्नम की एक आग जल रही होती है ना, वो आग मेरे जिस्म में वो जल रही होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अस्सलाम। अच्छे लग रहे हैं क्लासेस में। आपको भी थैंक यू वेरी मच सर। ये देखिए फिर से एक और कोइंसिडेंस, ब्लैक और ब्लैक पहना हुआ है हमने ऑलमोस्ट, और साथ में ग्लासेस भी हमने, हालांकि हमारी कोई इसमें आज बात बहुत मेरे ख्याल से सिर्फ टाइमिंग सेट हुई थी कि हम हाँ। किस वक्त तक आएंगे, उसके अलावा ग्लासेस भी इत्तेफाक से हम दोनों ने एक जैसे बनवाए हैं। यार क्या बात है, और खुदा की कसम इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई झूठ नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, हो कुछ गया। नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हैं? यह बड़ी मज़े की स्टोरी है। लास्ट टाइम की स्टोरी की तरह की ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ओके। काफ़ी इसमें ट्विस्ट है और सुन के काफ़ी मज़ा आएगा। डायरेक्ट स्टोरी पर चलते हैं। ये स्टोरी है एक बच्चे की, और उस बच्चे के साथ उसकी एक बड़ी बहन रहती थी, और माँ बाप उसके इंतकाल कर गए थे। तो वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसने अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। लोग कहते हैं ना कि आपको कौन बताता है, तो भाई कभी कभी इंसान भी बता देता है। तो स्टोरी ये है कि वो कहता है कि मैं जब 6 साल का था तो हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया, और हमारा ब्रॉटअप फिर हमारी नाना और नानी ने किया। नाना नानी इतने पैसे वाले नहीं थे, तो जिस तरह से हो सका, जितना हो सका, उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया। और हम स्कूल जाते थे, एक नॉर्मल से स्कूल में जाते थे, और फिर शाम में, क्योंकि मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी थी, जैसे बड़ी बहनों की होती है, माओं की तरह उसने मुझे रखा। जब कोई मेरी तबीयत ख़राब होती या कोई नानी डांटती या नाना डांटते तो वो मुझे प्यार करती, गले से लगाती, मेरा ख्याल रखती। करते करते हम उस एज पर आ गए जब, जैसे टीनेज कहते हैं, मैं टीनेज की उसमें आ गया, और मेरी बहन जो है वो मुझसे बड़ी थी, तो वो उस एज में आ गई। अब मामलात बिगड़ने लगे। मामलात ऐसे बिगड़ने लगे कि जी, मेरी नानी का उस वक्त इंतकाल हो चुका, मेरे नाना जो है वो बेड पर आ गए थे, और अब करने वाला घर पर कोई नहीं था। तो मेरी बहन ने मजबूरी में एक जगह पर छोटी मोटी नौकरी देख ली थी जहाँ से कुछ पैसे आते थे। उसने पढ़ाई छोड़ दी, और मैं भी कहीं काम पर लग गया छोटे मोटे, और 2-4 पैसे मैं भी घर पे ले आता था। नाना का कुछ अरसे में इंतकाल हो गया। अब हम 2 भाई बहन रह गए। अब हमें जो भी करना था वो हमें अपने लिए करना था। मेरे माइंड में ये चीज़ें होती थी कि जी मैं इतना पैसा बना लूँ कि मैं अपनी बहन का घर बसा सकूँ, उसे इतना कर दूँ कि उसकी प्रॉपर एक जगह कहीं शादी हो जाए। तो फिर मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कहीं भी कुछ भी, मतलब क्योंकि अब जैसे बहन ने मुझे पाला और मेरी जिम्मेदारी ली, अब मेरा काम था कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी लूँ और मैं उसे उस जगह पर पहुँचाऊँ जो वो डिज़र्व करती है। उसने ज़िंदगी लगा दी। खैर, क्या लगा, मैं डेली रात को यही सोचता था कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। मैं पढ़ता भी था, शाम में ट्यूशन्स देता था, बहन ने भी ट्यूशन्स स्टार्ट कर दी थी। तो हम मिल के इतना अर्न कर लेते थे कि हमारा महीना गुजर जाता था। घर नाना नानी का था, तो कोई किराया, कोई इस तरह का कोई झंझट नहीं होता था। एक रात मुझे मेरी बहन ने आके बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ। तो ये परेशान हो गया। उसने बोला, नहीं तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, ऐसा क्यों सोचती हो? कहेंगे, नहीं तुम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सोचते हो, इसीलिए तुम अनथक मेहनत कर रहे हो। मतलब तुम सुबह पढ़ते हो, फिर तुम शाम में ट्यूशन्स देते हो, अपने ख्याल नहीं है नींद का, रात में तुम फिर पढ़ते हो। तो कहता है, यार ये सारी जिम्मेदारी अगर मेरा बाप जिंदा होता तो वो करता, ठीक है। अब वो नहीं है, माँ जिंदा होती तो वो देखती हम दोनों को, वो नहीं है। तुम मेरी माँ हो, माँ की तरह तुमने मुझे रखा है,
मैं अगर बाप की तरह रखता हूँ तो हूँ छोटा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तो मेरी एक ही बहन है। और लेट्स सपोज अगर तुम मेरी माँ के जैसी हो तो मैं तो बेटे की तरह तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो इस तरह से इनकी आपस में थोड़ी बातचीत होती है। तो वो कहती है नहीं, मुझे जो है ना मेरी माँ ख्वाब में आई और उसने कहा है कि ये बहुत परेशान है और तुम्हें लेके, तो तुम मुझे लेके कोई परेशानी नहीं रखो, मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, अल्लाह ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है, रखा हुआ है, तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये कहता है चलो यार, अभी तो इसकी बात नहीं है, अभी तो मंजिल पड़ी है। बहरहाल ये होता परेशान है। अब ये क्या करता है कि अलग अलग रास्ते ढूंढता है जहाँ से इसकी अर्निंग ज़्यादा हो सके, क्योंकि अब वो जो एज होती है ना, टीन एज से जब आप अडल्टहुड में जा रहे होते हो तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। आपको कोई, अगर आप यतीम हो तो आपको बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, और ये उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है आपको अपने आप को संभालना। तो ये क्या कहता है कि इसको दो चार ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो अच्छे नहीं होते और जो शॉर्टकट में पैसा बनाने के चक्करों में होता है। तो ये जो अर्न करता है, ये रात को बहन अकेली होती है, चला जाता है, मोहल्ले की एक जगह होती है जहाँ बैठ के, अक्सर तुमने देखा है कच्ची आबादियों में इस तरह लोग जो सारा दिन में कमाते हैं, वो आखिर में दिहाड़ी तबका वो रात को आके 500,000 की जुआ खेलते हैं कि उसमें से वो पैसे डबल होते हैं। खैर, ये क्या करता है, इस जुआ खेलना शुरू करता है, पैसे आना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट में लक इसका साथ देती है, उसके पास पैसे आना शुरू होते हैं। अब जब ये जुआ खेलते खेलते उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, पैसे आने लग जाते हैं। अब वो जिस संगत में बैठा है, कोई सिगरेट भी पीता है, कोई शराब भी पीता है, कोई चर्च भी पीता है, ये उस आदत में भी आ जाता है। अब इसको शराब और चर्च की लत भी लग जाती है। अब इसको शराब भी चाहिए होता है, इसको जुआ भी चाहिए होता है। ये जब आता है घर में तो बहन इसको समझाती है, देखो अब जब जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो, तुम मेरी जिम्मेदारी तो छोड़ो, तुम अपनी जिम्मेदारी ले सको तो एक बहुत बड़ी बात है। तो तुम मेहरबानी करके इस ट्रैक को, इस रास्ते को छोड़ दो और तुम अपने फोकस करो फ्यूचर पर, जो तुमने डिसाइड किया हो, जो सोचा हुआ। ये इस तरह की लोगों में, और मुझे बातें सुननी पड़ती है, मैं बाहर गुजरती हूँ, किसी के घर जाती हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा भाई अच्छा था, इसको क्या हो गया। फिर ये कहता है देख, मुझे पैसे जमा करने तुम्हारे लिए, शादी करनी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो भी करना है तुम्हारे लिए करना है। बहन इसको बहुत समझाती है, नहीं मोड़ता। खैर एक दिन नशे में ये जुआ खेलता है और ये बहुत बड़ा अमाउंट जीत लेता है, क्योंकि पैसे इसके पास जमा होते हैं। जब ये बहुत बड़ा अमाउंट जीत लेता है तो ये अपनी बहन के पास आता है, उसके हाथ में आके पैसे देता है, कहता है देख आज के बाद में छोड़ दूंगा सब काम, नहीं खेलूंगा, मुझे जितना पैसा चाहिए था, जितना एक रिक्वायरमेंट थी तुम्हारी शादी के हिसाब से, उतना मैंने कर लिया है, अब मैं कल से जुआ नहीं खेलूंगा। वो कहती है वादा कर, कसम का, बोले सब कुछ मैं वादा। बहरहाल वो दिन इनका गुजर जाता है, बड़ा खुश होते हैं। ये बहन के लिए शॉपिंग्स करता है कि कहीं से रिश्ता आएगा, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू करता है। उस रात जब ये सोने के लिए जाता है तो उसके जिस्म में अजीब सा एक तनाव पैदा होता है, खिंचाव होता है, जैसे ऐसे कोई चीज़ बुला रही है कि आ। एक नशई को हो जाती है ना आदत, चर्च की, शराब की, जुआ की, तो वो उसको चीज़ अट्रैक्ट करके आ तू खेल, आ तू खेल, आ तू खेल। ये लिटिल सोचता है यार इतना मैंने जीत लिया, आज भी मेरा नसीब अगर साथ काम कर गया तो मैं और मज़ीद ले आऊँगा। लालच ये क्या करता है, खामोशी से उठता है, पैसे उठाता है जितने भी इसने जमा किए हुए होते हैं, ये चला जाता है अड्डे पे, बड़े जुआ के अड्डे पे। वहाँ पहुँचता है, वहाँ बड़े जुआरी होते हैं, ये वहाँ पे खेलता है, पहले जीतता है। जब वो देखते हैं कि ये जीत रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग दो नंबरिया भी बहुत करते हैं। अब जब वो इसको हराना शुरू करते हैं तो ये जितनी भी रकम होती है सब हार जाता है। इसके पास कुछ हज़ार रुपये बचते हैं। जब कुछ हज़ार रुपये बचते हैं तो अब ये रोना पीटना शुरू कर देता कि अब मैं इस कुछ पैसों में से डबल कैसे करूं। तो ये वो कुछ हज़ार रुपये भी लगा देता है। जब लगा देता है तो जो सामने खेलने वाला बंदा होता है वो बड़ा स्मार्ट होता है, खूबसूरत सा नौजवान होता वो भी गंदी हरकतों में, इसी में ही है। तो ये जब सब कुछ हार देता है तो इसको बोलता है चल अब मुझे बता, ये जितना भी मैंने अमाउंट रखा है, जितना भी, वो सब तेरा, तू अपनी कोई एक चीज़ ऐसी लगा दे जो तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। ओ तेरी खैर। अब ये नशे में होता है, इससे यार अगर ये सारा
मैं कोई ऐसी चीज़ लगा देता हूँ और ये सारा पैसा मिल जाता है तो वो चीज़ तो है तो मेरी। सोचता है कहता है मुझे मेरी बहन सबसे ज़्यादा प्यारी है। कहता है ठीक है, तू उसको दाव पे लगा दे, अगर तू जीत गया तो सारा पैसा भी तेरा, बहन तो वैसे ही तेरी है। अगर तू हार गया तो ये तुझसे वादा करता हूँ तुम्हारी बहन से मैं शादी करूँगा। अब जब ये शादी का लफ्ज़ सुनता है तो इसके तो दिल में एक वो हो जाता है कि यार ये तो बड़ा फ़ायदे का सौदा हो गया मेरे साथ। कहता है ठीक है, मैं अपनी बहन लगा देता हूँ दाव पे। क्या करता है ये, बहन पे दाव लगा देता है, हार जाता है। जब हार जाता है तो वो बंदा कहता है कि अब तू मुझे मेरी अपनी बहन दे। तो कहता है तूने मुझसे कहा था कि शादी का, बोला मैंने तुझसे ये नहीं बोला था कि मैं शादी कब करूँगा। ठीक है, तू हार चुका है तो अब चल। अब ये इसको लोग मारते वारते इसके घर लेके जाते हैं, इसकी बहन को उठाते तो इसकी बहन क्या करती है, सुसाइड कर लेती है उस चक्कर में। और ये नशे में दूध कहीं इसको मार वार के गिरा देते हैं। जब ये कहता है कि यार होश में आता है, बहन इसकी मरी हुई होती है, वो लोग भागे हुए होते हैं, तो इसको ये अपनी बहन को देखता नहीं है कि वो मरी हुई है। कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मर गई है, मैं नशे की हालत में उठा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी बहन किचन में खड़ी है, वो रोए जा रही है और मेरे लिए नाश्ता बना रही है। मुझे लगा नॉर्मल कोई दिन है और मैं नॉर्मली उठ के मुंह धो के जाके वहाँ बैठता हूँ। बाहर एक छोटी सी प्लास्टिक की टेबल चेयर होती थी, तो मेरी बहन आके मेरे सामने नाश्ता रखती है और रोती जाती है। तो मैं उसको बोलता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बोले मुझसे कुछ बोलती नहीं है। बहरहाल मैं नाश्ता ख़त्म करके जैसे ही उठता हूँ और आगे की तरफ जाता हूँ, जैसे मेरा 2 कमरे होते हैं तो उसके बीच में एक छोटा सा स्पेस है जो ब्लाइंड एंड है। बोला वहाँ पे देखता हूँ कि मेरी बहन मरी पड़ी है। बोला मैंने अपना मुंह माथा पीटना शुरू कर देना है और इतनी मेरी बुरी हालत होती है, मैं उससे माफ़ियाँ, अब वो तो मर गई और जो मुझे मरने के बाद भी वो मुझे मेरी खिदमत करके मुझे नाश्ता सुबह का बना के दे गई। खैर तदफीन का बंदोबस्त करते हैं, उसको दफन करके मैं घर पर आता हूँ। और जब मैं घर पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा नाना, मेरी नानी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन वो जंजीरों में जकड़े खड़े हैं। बोला मैं उनको देख के बड़ा हैरान होता हूँ कि ये क्या मामला है। बोला जब मैं उनके सामने जाके माफ़िया मांगता हूँ तो वो लोहा जिस तरह सरिया गर्म होता है उससे मुझे जलाना शुरू करते हैं। अच्छा, वो मुझे इतना शदीद जलाते हैं कि मेरे जिस्म में लिटरली ऐसा लगता है जैसे जहन्नम की एक आग जल रही होती है ना, वो आग मेरे जिस्म में वो जल रही होती है। बोला ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चला, मुझे रोज़ इस तरह से सज़ा मिलती थी। मैंने ये सारा काम, शराब, चरस, जुआ, ये सब छोड़ दिया था बहन की डेथ के बाद। फिर मैं एक आमिल के पास गया, मैंने आमिल को जाके बताया। आमिल ने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया कि वो जो हैं वो तुम्हारे रिश्तेदारों के हमजाद हैं जो तुमसे उस चीज़ का बदला ले रहे हैं। खैर अब कह रहा है वो सारा मामला ख़त्म हो गया। बोला मैंने भी ट्रैक पर आ गया, नमाजी हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने शादी कर ली, मेरी शादी हो गई। जब शादी हो गई मेरी तो मेरी पहली बेटी हुई। तो जब बेटी हुई तो मैंने उसका नाम अपनी बहन पर रखा। बोला जब मैंने अपनी बहन पर उसका नाम रखा तो उसके साथ अजीब व गरीब चीज़ें होना शुरू हुई। रात को जब बहुत छोटी थी हम उसे बेड पर सुलाते थे, तो जब उठते थे सुबह में या जब भी मेरी बेगम उठती थी तो वो ज़मीन पर सोई हुई होती थी। अब बेगम समझती थी कि मैंने उठा के रोई है, मैंने उठा के उसको ज़मीन पे लिटाया है बिस्तर बिछा के या कुछ। मैं समझता था जब मैं उठता था कि बेगम ने नीचे सुलाया तो मुझे होता था अजीब औरत है, इसने उठा के बच्ची को नीचे सुला दिया। बोला 1-2 बार ऐसा हुआ, बेगम ने मुझसे नहीं बोला, मैंने बेगम से नहीं बोला, लेकिन ये जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो मैंने बेगम को बोला। उसने बोला दिमाग ख़राब है, मुझे तो लगता है तुम सुलाते हो। बोला हमारी आपस में अनबन हो गई कि तू झूठ बोल रही। खैर इस तरह से मामला चलता रहा। वो फिर हम रात को जागते थे, वो जागती थी, मैं जागती थी। अब वो जब हमारी बेटी थोड़ी बड़ी हुई
तो उसको हमने दीवारों से बातें करते सुना। कभी शीशे के सामने खड़ी है बात कर रही है, कभी दीवार के सामने खड़ी है बात कर रही है। तो मैं फिर उसी आमिल के पास, क्योंकि मुझे डाउट हुआ कि इसका नाम मैंने अपनी बहन पे रखा है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला ना हो। मैंने उस आमिल से बात की, उसने कहा कि तुम ले आओ बच्ची को। हम बच्ची को ले गए आमिल के पास, उसने पढ़ाई वढ़ाई दी। बोला तुम्हारी बच्ची पर साया है। उसने खुल के नहीं बताया कि क्या मसला है। बोला तुम्हारी बच्ची पर साया है, जिन्हें ये तावीज़ पहनाओ और तुम्हारी बच्ची सही हो जाएगी। बोला हमने वैसा ही किया जैसा आमिल ने बताया। तो वापस आ गए हम, बच्ची माशाल्लाह हमारी सेट हो गई। लेकिन अक्सर होता ये था कि उसके हाथ पाँव फिर जाते थे, आंखें उसकी चढ़ जाती थी और उसकी आवाज़ में एक मर्दाना गरज आती थी कि तूने वादा खिलाफ़ी की है, तूने वादा खिलाफ़ी की है और तू सारी ज़िंदगी इसकी सज़ा भुगतेगा। कहता काशी भाई, अब ये बात मेरे लिए बड़ी एक अजीब होती थी कि एक मर्द की आवाज़ में वादा खिलाफ़ी की है। मैंने किसी मर्द के साथ तो वादा किया नहीं था, तो वादा खिलाफ़ी की है और ये सारी चीज़ें। बोला ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मामला समझ में नहीं आ रहा। खैर होते 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 कहने लगा वो, फिर बच्ची मेरी बिल्कुल सही हो गई। एक दिन मैं ऑफिस से बाहर आ रहा था काम से, तो मैंने देखा कि हमारे छत के, जैसे तुम्हारी छत है इस पर पतली पट्टी है बनी हुई, दीवार बनी हुई, मेरी बच्ची इस पर चल रही है। और उसकी उम्र क्या, वही जो मेरी 6 साल, जब हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। बोला वो चल रही है। तो मैंने वहाँ से उसको रोका, चीखना शुरू किया, रुक जाओ, गिर जाओगी गिर जाओगी। उसने मेरी तरफ देखा और हाथ खोले और बहुत ज़ोर का हंसी, इतनी ज़ोर का हंसी कि मुझे लगा कि इसको लाइक कोई दौरा पड़ गया है हंसने का, क्या हुआ कोई ऐसी चीज़। और हंसते हंसते इसने अपने आप को नीचे फेंक दिया और मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई। बोला उसके बाद हमें आज तक औलाद नहीं हुई। हमने बहुत इलाज करवा लिया, बहुत कुछ हो गया। आज भी मेरी बेटी मुझे ख्वाब में आती है और वो यही कहती है कि तुमने जो किया बाबा, मैंने उसकी सज़ा भुगती है। और औलाद का जो दुख है वो सबसे बहुत बुरा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। वेरी गुड स्टोरी यार, मज़ा आ गया। खैर बाकी एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि ये जो आपने बताया ना कि वो बच्चा बेड से नीचे आ गया और आ जाता था इस तरीके से। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो ट्यूशन देती हैं घर पे, तो बच्चे आते हैं वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चे ट्यूशन पर नहीं आए, तो इसने जो है मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है उनसे कांटेक्ट किया पेरेंट्स से कि भाई आपके बच्चे आज क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि भाई बस बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। चलो ठीक है भाई, कल आ जाएंगे इंशाल्लाह, ओके। दूसरे दिन बच्चे आए ट्यूशन पर, तो बच्चों ने आकर मेरी सिस्टर इन लॉ से, जिस तरह वो टीचर्स इंक्वायरी करते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं आई थी, कल क्या मसला हो गया था। तो कहने लगे कि टीचर हमारे घर में जो है ना भूत हैं। कह रहे भूत हैं, कैसे भूत हैं। कह रहा है यार टीचर भूत ऐसे हैं कि हम लोग जब रात को हम बेड पे सोते हैं तो यहाँ पे बाबा सोते हैं, यहाँ पे मैं सोती हूँ और यहाँ पे मेरा भाई सोता है और यहाँ पे मेरी अम्मी सोती हैं। तो मतलब हमारा सिस्टम ऐसे होता है। कह रहा सुबह को जब हम लोग उठते हैं तो हम दोनों भाई बहन जो होते हैं वो नीचे ज़मीन पे होते हैं और मम्मा और पापा ऊपर होते हैं। तो मतलब कहते ये हमारे पास घर में भूत हैं जो बच्चे ये क्या सिलसिला है यार ये कौन सी नस्ल के भूत है। ये भूत नहीं है बेसिकली, ये कीड़ा है। तो यार बच्चे बन के सच्चे। तो बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई मुझे, बड़ी। तो खैर कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा सेकंड वाली ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा जोक था, लेकिन मतलब ये रियल में बात हुई है ऐसे, तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। कैसे लगे आप लोगों को आज की हमारी स्टोरी, में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और यस, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें कि जनाब वीडियो को अगर देख लेते हैं, यहाँ तक तो देख ही लेते हैं ना ऑफ कोर्स, तो एक थम्स अप करते हुए जाइएगा और शेयर कर दिया करें दोस्तों की तरफ जो इंटरेस्टेड हैं, जो जिन स्टोरीज़ देखना चाहते हैं। 2 साल हो गए मैं इस चैनल पर, है ना, 2 साल हो गए। तुमने मेरा लगता है कि लास्ट वाला लाइव देखा है। हाँ लास्ट वीक वाला नहीं
नहीं सीरियसली देखा। देखा मैंने। देख तूने वही बात की है, हाँ, वही बात की है। मैंने लास्ट वीक संडे को या सैटरडे को, संडे को शायद लाइव किया, और वो लाइव जो आपने में- गालिबन मुझे बताया था कि मैं लाइव करके हाँ, बताऊँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसमें मैंने यही कहा कि यार हमें इतना अरसा हो गया है, इतने अरसे में बच्चा जवान हो जाता है यार। और नहीं, वैसे YouTube वालों, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर वायरल किसको कहते हैं? मतलब वायरल होने के चांसेस क्या होते हैं? वो जो बच्चे ज़मीन पे आके सो जाते हैं ना, वो वायरल होते हैं, हकीकत है। देखो, हाँ, ये भी सही है। मैं 2-4 चैनल जैसे देख रहा हूँ, जैसे ही नज़रों से गुजर जाते हैं यार, उनका कंटेंट कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह उनको और बढ़ाए यार, मतलब उनके रेस में नहीं, बरकत खैर हम दे। ये नहीं कहते हैं कि बस तो ठीक है। लेकिन वो वीडियो लगती है मिलियन व्यूज, मतलब 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के देखिए, अंदर। मैंने जो YouTube की एल्गोरिथम पढ़ी है, सुनी है, देखी है, जो लोगों के वीडियोस वायरल जाने के चांसेस होते हैं, वही होता है कि वीडियो मैक्सिमम, एक तो वीडियोस बड़े हों लेंथ में, हमारे वीडियोस बड़े होते हैं, और स्ट्रेट अवे मतलब देखे जाएं सारे वीडियोस, तो वीडियोस भी हमारे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह देखे जा रहे हैं। तो मतलब जब हम व्लॉग करते हैं, व्लॉग में हमारा जब हम देखते हैं ना कि हमारा ये व्लॉग अगर 2000 व्यूज़ देकर गया है, तो उसकी किस तरीके से वेरिएशन रही है, ऊपर गया, फिर बीच में से नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर यूँ, मतलब ये आपको वेव्स बिल्कुल बता रहे होते हैं। लेकिन जिन स्टोरीज हमारी यूँ स्मूथ चल रही होती है, यूँ, और बिल्कुल एंड तक वीडियो देखा जा रहा होता है। तो यूट्यूब वालों, मुझे ज़रा समझाइए कि आखिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे वीडियोस वायरल जाएं? भूत बुला के बिठा दूं पीछे। लास्ट टाइम की स्टोरी में शायद किसी ने नोट नहीं किया, सिवाय 1-2 लोगों के। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, और उनको नज़र आया था गाड़ी में कुछ, तो बिल्कुल सही नज़र आया था। और वो जगह ऐसी थी जहाँ हम खड़े हुए थे, बड़ी ख़तरनाक जगह थी। याद है तुम्हें? वो तो मशहूर जगह है भाई, वो बहुत मशहूर जगह है, जहाँ पे हमने खड़े होकर स्टोरी की थी। और बिल्कुल चीज़ें थी, चीज़ें गाड़ी में भी आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तंग नहीं करती, चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। और अब मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक। जिसके साथ वास्ता है अल्लाह करे उसी के साथ रहे, बाकी किसी के साथ और कोई वास्ता नहीं है। और अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद आमीन। रखे। चलिए, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम लेंगे आपसे इजाज़त, क्योंकि हमें अभी एक और स्टोरी करने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर हम 2 स्टोरीज वीक में कर लेते हैं अभी, ताकि आपके पास स्टोरीज में गैप नहीं आए। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।